वेलकम ऑल दी व्यूअर्स। सभी श्रोताओं और दर्शकों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो जैसा कि पहले भी मैंने कई प्रश्नों का उत्तर दिया है, आप लोग बराबर पूछ रहे हैं, इससे मेरा भी उत्साहवर्धन हुआ है कि आप लोग काफ़ी तन्मयता से चैनल को फॉलो कर रहे हैं और बार बार सुन रहे हैं, सुन के ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ज़्यादा पुराना प्रश्न होने पर कभी कभी यूट्यूब पर वो प्रश्न मिलता नहीं है, गायब हो जाता है। समय अभाव के कारण जल्दी जल्दी जवाब भी दिया नहीं जा सकता है, और एक दो प्रश्न का अलग से छोटा प्रश्न का जवाब मैंने दिया भी है, यूट्यूब पर भी जवाब दिया है, और कुछ लोग व्हाट्सएप से भी पूछे हैं, व्हाट्सएप से भी जवाब दिया है। तो प्रश्नोत्तरी का जो आज कार्यक्रम है, ये शुरू करने से पहले फिर पुनः आप सभी दर्शकों और श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि आप अपना नाम लिखें, जगह लिखें और पेशा लिखें शॉर्ट में। और सवाल रोमन में, अंग्रेजी में जो लिखते हैं तो उसमें बहुत सा वर्ड इस तरह से रहता है, उसका माने पढ़ने में समय लगता है। तो हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए, ज़्यादा क्लियर है। तो प्योर इंग्लिश में लिखिए। हिंदी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखने से उसको बोलते हैं रोमन, उसमें कहीं कहीं कभी दिक्कत होता है, इसलिए हो सकता है आपका प्रश्न को ज़्यादा लंबा होगा तो पढ़ने में और समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए छोटा प्रश्न पूछे और सटीक प्रश्न पूछे। और जैसा कि हमको लग रहा है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अति उत्साहित है, उनके पास जितना पुराना कागजात है और बीमारी है, उनके घर में जो भी जमीन जायदाद संबंधी झंझट है, वो सब का ज्ञानवर्धन करने के लिए उत्सुक रह रहे हैं, इसलिए बार बार भी प्रश्न पूछ रहे हैं। और एक ही व्यक्ति कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी इससे हमको यही लगता है कि आप लोग सभी उत्साहित हैं और मेरा भी उत्साह बढ़ता है। तो फिर पुनः आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना नाम और स्थान और पेशा जरूर लिखें, ताकि उसी हिसाब से हम आपको उत्तर दे के समझा सके, ताकि आप समझने के किस लेवल तक आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है जो कानून का जटिल प्रश्न है, उसमें वकीलों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, जजों को भी दिक्कत होती है। तो अनुभव के आधार पर जो विद्वान अधिवक्ता हैं, जो अनुभवी हैं, वो अपने हिसाब से उसको सरल भाषा में जज को भी समझाते हैं जब कोर्ट में बहस करते हैं, या आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों का, कई बार मैंने भी कहा है कि कुछ मुकदमा चल रहा है, उसमें जटिल कागजात हैं, और उस सब जटिल कागजात का शॉर्ट में आप प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर सही नहीं भी हो सकता है। तो जिनका मुकदमा चल रहा है या जिनके पास बहुत सारे कागजात हैं, जिसको बगैर पढ़े हुए सही उत्तर नहीं दिया जा सकता, उन लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले स्थानीय अधिवक्ता जो आपके वहाँ पर हैं, जिनसे आप काम लेते हैं, या अगर नया आपको अधिवक्ता के पास जाने की आवश्यकता है, नए जाने की आवश्यकता है, तो आप पता कर लें जो सिविल वकील हो, सिविल मुकदमा करने वाले, यानी कि दीवानी अदालती मुकदमा करने वाले जो अच्छे वकील हों, जानकार वकील हों, उनका नाम पता करके उनसे समय लेकर के उनके सारा पेपर दिखा के उनसे राय ले लीजिए। उनके राय के बाद अगर कुछ उसके बाद भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप प्रश्न कीजिएगा, तो आसान रहेगा। वो जो राय देंगे उनसे लिखित भी मांग ले सकते हैं, और नहीं तो जहाँ पर जिस वकील साहब के पास बैठे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वहीं पर आप हमसे फ़ोन से भी बात करवा सकते हैं। हम उतना मदद कर देते हैं, वकील लोग को भी मदद कर देते हैं, या बाद में भी हमसे समय लेके बात कर सकते हैं, या वकील साहब को मेरा चैनल बता दे सकते हैं और उस पर वो लेक्चर आप लोग को बार बार कहते हैं कि जितना आप लोग का प्रश्न आ रहा है 2 बार 3 बार, करीब करीब अभी लैंड लॉ का कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और कुछ स्पेशल एक्ट है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। बाकी ज़मीन जायदाद से संबंधित 95% प्रश्न का हल हमारे सभी लेक्चर में है। और इसीलिए कुछ लोगों को हमने उत्तर भी दिया है कि आप उस मेरे लेक्चर को खोजिए, खोजने का तरीका सीखिए। आप नहीं समझ रहे हैं तो सीखिए, और ज़्यादा दूर नहीं जाना है। इधर लगातार 2-3-4 महीना के अंदर लैंड लॉ लेक्चर सीरीज चल रहा है। अंग्रेजी में LL शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा, या लैंड लॉ करके मिलेगा। अभी जैसे क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, ये भी हम बता चुके हैं। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न का रिपीटिशन नहीं होगा।
और कुछ लोग बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप सभी प्रश्न को समाहित करके एक शॉर्ट में प्रश्न पूछिए तो अच्छा रहेगा। तो आज हम 1 बाय 1 सभी प्रश्नों को टेकअप कर रहे हैं। जो सबसे पुराना है उसको पहले ले रहे हैं। उसमें से एक हिमांशु कुमार का प्रश्न है, उनका नाम अपीयर कर रहा है यूट्यूब पर। वो पुराना है, 15 दिन या 10 दिन पहले का, वो नहीं पता चला कि उनका क्या प्रश्न है। उसी तरह से एक और है शिवजी यादव गोपालगंज के, उनका भी प्रश्न जो है अभी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। हमने उसको खोल के देखा और हमको यह स्मरण नहीं है कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी पूछा और फिर व्हाट्सएप से भी पूछा और कुछ लोगों ने फ़ोन पर भी बात किया। और ज़्यादातर लोग 2-3 तरह का प्रश्न कर रहे हैं या व्हाट्सएप से मैसेज दे रहे हैं कि अपना फ़ोन नंबर दीजिए, कोई बोलते हैं अपना पता दीजिए, जहां आप काम करते हैं अपना ऑफिस या चैम्बर का पता दीजिए। और कुछ लोगों का कहना है कि आप हमको समय दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपके यहाँ हम पहुँच सकें। तो ये आप सब लोग को पुनः सूचित कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि मेरा पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिर भी आज हम रिपीट कर रहे हैं आप लोग के जानकारी के लिए कि जिनको हमसे बात करनी है ऑनलाइन कंसल्टेशन, वो भी व्यवस्था है, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन में अगर बहुत ज़्यादा कागजात है तो वो कागजात को आपको पहले हमारे पास कुरियर से या स्पीड पोस्ट से या किसी माध्यम से आपको भेजना होगा और बीच में कुछ समय देना होगा और तब आप प्रश्न करेंगे तो ऑनलाइन उसका उत्तर होगा, ऑनलाइन उसका कंसल्टेशन चार्ज जमा करना होगा। और अगर आप यहाँ से आकर के पूछना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे हाल ही में गढ़वा से आए थे लोग, अभी झारखंड से पलामू से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, कुछ छोटा नागपुर के और अलग अलग इलाके से आ रहे हैं, अभी संथाल परगना से भी प्रश्न आ गया है, उसके पहले धनबाद से आए थे, समय भी कुछ लोग लिए थे। तो इसलिए बराबर देख रहे हैं कि अच्छी जानकारी वाले अधिवक्ताओं की कमी के कारण लोग ज़्यादा जुटते जा रहे हैं इस चैनल से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्न करते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी राय है कि मेरा फ़ोन नंबर आप लोग जितना सुन रहे हैं नोट कर लें, हम लिखा देते हैं और एड्रेस भी लिखा देते हैं। और ये भी जानकारी के लिए देते हैं, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, शॉर्ट कंसल्टेशन है और उसमें ज़्यादा पेपर की आवश्यकता नहीं है, तो 5, 7, 8 लाइन में अगर आप व्हाट्सएप पर लिख के देते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो उसका चार्ज है 16,000 रुपया। और अगर आप आ करके कंसल्टेशन करते हैं, पेपर दिखाते हैं और 1 घंटा का वक्त लगता है तो उसका चार्ज भी है 16,000 रुपया। और अगर 1 घंटा से लेकर 4 घंटा का समय लग जाएगा तो 4 घंटा के बाद उसका 25,000 रुपया चार्ज हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आ करके भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि चले आते हैं और ये समझते हैं, खास करके जो लोकल में हैं और चले आते हैं, पूरा पेपर नहीं लाते तो उनको लौटना पड़ता है, या कुछ लोग पेपर लाते हैं तो तैयार होकर नहीं आते हैं कि हम फीस लेके नहीं आए। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, इनको पत्रकार जैसे यूट्यूबर है या कोई बेकार अनएम्प्लॉयड यूथ लोग आजकल बहुत सारा यूट्यूब अलग अलग टॉपिक पर बनाते हैं। आप लोग को बता चुके हैं ये चैनल बनाया गया वकीलों के लिए और जजेज के लिए। जब जजेज लोग को पढ़ाते थे, ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, उन लोग का ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ाते थे और अभी भी पढ़ाते हैं। बाद में उन लोग के ही अनुरोध पर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया कि इसका लाभ सदा सर्वदा के लिए आम जन भी लोग ले सके। इसलिए अधिवक्ता लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे और अधिवक्ता लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। अब आम जनता जुड़ रही है, खास करके भूमि विवाद से संबंधित इसका बहुत ज़्यादा अभी आवश्यकता है। तो इसलिए अब हम आप लोग को सूचित कर रहे हैं कि विवादित मामले में जहां कॉम्प्लिकेशन हो, कोई केस चल रहा हो, तो आप कृपया करके उससे संबंधित प्रश्न पूछने के पहले आप अच्छी तरह से समझ लें और अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें स्थानीय स्तर पर। और जब नहीं हो तो मेरे पास आएँ, और मेरे पास आएँ तो हमसे समय लेकर के आएँ और किस कार्य के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा ये जान करके आए। नहीं तो बहुत लोग, एक बार दिल्ली से लोग आए, दरभंगा के रहने वाले थे, तो खैर वो तो पूछ लिए थे तो तैयार होकर के आए थे। अभी आपके मणिपुर से एक फौजी ने फ़ोन किया, वो रहने वाले कहीं दरभंगा से हैं, वो भी समय लिए हैं, उनको भी बता दिए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ लोग फ़ोन पर ही बात करते हैं कि सर कंसल्टेशन चार्ज कम कर दिया जाए। तो चूंकि हम बिजी प्रोफेशनल हैं, हमारे पास समय का कमी है, हम हाई कोर्ट के वकील हैं और पुराने वकील हो गए हैं, हमारे पास समय की कमी है, हाई कोर्ट का फीस ज़्यादा है। इसलिए अगर हम
बहुत आम वकीलों की तरह या लोअर कोर्ट के वकीलों की तरह छोटी मोटी बातों का राय मशवरा करने लगे तो हमारे पास भीड़ रहेगा, जगह नहीं रहेगा, हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जो पेचीदा मामला हो, जो स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकता हो और जिसमें हमारी आवश्यकता हो और सक्षम क्लाइंट हो, उस तरह का मामला में मेरे पास आकर के राय विचार कर सकते हैं। और बाकी तो हम फ्री सबका प्रश्न का जवाब दे ही रहे हैं। उसके बाद आप स्वयं अपने विवेक से उस बात को समझ करके जिस ऑफिस में आपको काम कराना है वहाँ जाइए, जिस अधिवक्ता से कराना है वहाँ जाइए। अब इस संदर्भ में आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9431078617। फिर से रिपीट करते हैं, 9431078617। मेरा चैम्बर ऑफिस चैम्बर का पता है, ऐसे हम हाई कोर्ट में बैरिस्टर एसोसिएशन में बैठते हैं। चैम्बर का पता है जहां मेरा ऑफिस है 303 303 पावर टावर बिल्डिंग का नाम है। और 303 का मतलब तीसरे तल्ला पर 303 फ्लैट है जिसमें ऑफिस है पूरे फ्लैट में। तो 303 पावर टावर, मोहल्ला का नाम है अशोकपुरी। 303 पावर टावर अशोकपुरी। ये कहाँ पर है? बेली रोड में स्थित है। बेली रोड पिलर नंबर 25 से उत्तर, बेली रोड पिलर नंबर 25 से उत्तर, उसी पिलर नंबर 25 के दक्षिण शिव मंदिर है। और जहाँ पर शिव मंदिर है वो मोहल्ला का नाम है खाजपुरा। तो टोटल एड्रेस हो गया 303 पावर टावर अशोकपुरी, बेली रोड पिलर नंबर 25, मोहल्ला खाजपुरा, पटना 14। इस एड्रेस पर आप पेपर भी भेज सकते हैं और फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर जो लोग जुटे हुए हैं वो सब प्रश्न कर ही रहे हैं और पूछ ही रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो छोटा छोटा प्रश्न का आपका सभी का आज हम उत्तर दे रहे हैं। अब तक के जो भी पेंडिंग प्रश्न हैं, लगभग 20 प्रश्न हैं जिनका सभी मैं अभी तुरंत समाधान कर रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ऐसा है कि किनका प्रश्न का जवाब पहले दिया गया, किनका प्रश्न का बाद में दिया गया, इससे मतलब जिन लोगों ने प्रश्न किया है उनसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नाम और एड्रेस बोल दें ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे कुछ लोग नाम नहीं लिखे हैं, कुछ दूसरा वर्ड लिख दिए हैं, उसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए सभी प्रश्न का। तो सबसे पुराना प्रश्न हम लेते हैं, ये संतोष कुमार जी हैं। संतोष कुमार बराबर फ़ोन करते हैं। ये अमीन हैं मधुबनी के, तो पढ़े लिखे हैं, जानकार व्यक्ति हैं और अच्छा प्रश्न पहले भी इन्होंने किया है जिसका हमने जवाब दिया है। अब इनका 2 प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा है, जानकारी के लिए आम आदमी को जानना चाहिए। पहला प्रश्न है कि बेलगान किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि बेलगान जमीन का म्यूटेशन हो सकता है कि नहीं। तो बीटी एक्ट में हालांकि हम लेक्चर से कवर कर चुके हैं, फिर भी बताते हैं। लगान का मतलब होता है भू राजस्व, रेंट, जो सरकार अभी लेती है, पहले जमींदार लेता था किसान से जो खेती करते हैं। तो जिस जमीन का जमींदार पहले लगान नहीं लेता था तो उसको खतियान में लिखा जाता था बेलगान। उसको अंग्रेजी में रेंट फ्री लैंड बोलते हैं। तो जब रेंट फ्री लैंड है तो उसका म्यूटेशन जमींदार के यहाँ भी नहीं होता था और जमींदारी होने के बाद बिहार सरकार के यहाँ भी नहीं होगा। अब इतना से अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो और विशेष जानकारी के लिए आपका कैसा फैक्ट है, कैसा केस है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हम अंदाज से बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, कब्जा में है और बेलगान है, अब कोई विवाद नहीं है, आप म्यूटेशन का दरख्वास्त दीजिएगा अंचल के यहाँ, तो वहाँ पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि म्यूटेशन का एक लेक्चर आ चुका है, अभी म्यूटेशन लॉ पर कई लेक्चर बाकी है, अगला लेक्चर में सब सुनिएगा। तो म्यूटेशन का मतलब हुआ दाखिल खारिज, यानी किसी का नाम पहले से है उसको खारिज करके नया नाम दाखिल करना, जिसको हिंदी में नामांतरण बोलते हैं। प्रतिस्थापित करना वो भी कहते हैं, एक नाम की जगह पर दूसरा नाम को प्रतिस्थापित करना। तो म्यूटेशन के लिए तभी होगा जब पहले से लगान लग रहा है उसी जमीन का और पहले किसी का नाम है। तो चूंकि बेलगान है तो म्यूटेशन तो किसी का है नहीं, यानी कि जमाबंदी रजिस्टर या जिसको रजिस्टर 2 कहते हैं उस पर तो वो जमीन चढ़ा हुआ है ही नहीं।
तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही हुआ, बेलगान ज़मीन का मतलब रेंट फ्री ज़मीन जिसका लगान नहीं लगता है और उसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है। तब अगर आप चाहते हैं कि लगान लगे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, तो उसके लिए आपको बोलते हैं उसको काबिल लगान केस हिंदी में, वो अंचल अधिकारी के आवेदन देना पड़ेगा। उसमें कहना पड़ेगा कि ज़मीन हमको कैसे हासिल हुआ है, कब से मेरा कब्जा है और इस पर हम क्या करते हैं, जोत आबाद करते हैं, बगीचा है, क्या है, काम करते हैं, वो सब लिख करके एक्ट ऑफ पोजेशन और कितना पीरियड से पोजेशन है, कैसे प्राप्त हुआ, ये सब देने के बाद हम इच्छुक है कि हमको लगान निर्धारित कर दिया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है, वो कर्मचारी से रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट मांग करके जो गांव में रेट चलता है मालगुजारी का, उसी रेट के हिसाब से, जो मालगुजारी लगाने को ही कहते हैं, उसी को हिसाब से वो रिपोर्ट करेगा, उसका दिन निर्धारित कर देगा। तो आपको 1956 जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ तब से आज तक का जोड़ करके बकाया राशि, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 हो या 50,000 हो, वो आपको डिमांड करेगा। उतना देने के बाद आपका रसीद उसी समय से कट जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। शिवजी यादव गोपालगंज का, इनका प्रश्न अवेलेबल ही नहीं है। अब उमेश कुमार एक हैं, नौबतपुर से इन्होंने पूछा है। उमेश कुमार जी का प्रश्न है कि एडवर्स पोजेशन गवर्नमेंट लैंड पर और पब्लिक लैंड पर होता है कि नहीं होता है, या प्राइवेट लैंड पर होता है कि नहीं होता है तो कैसे होता है। तो देखिए ये बहुत गहन और जटिल प्रश्न है, ये वकीलों के जानकारी के लिए है, और आप आम अगर जनता के रूप में पूछ रहे हैं और आपका कहाँ तक अध्ययन है ये हम नहीं कर सकते, फिर भी हम सरल भाषा में आपको समझाते हैं। एडवर्स पोजेशन का सीधा मतलब होता है, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विलोम कब्जा। विलोम कब्जा का मतलब ये हुआ कि किसी भी जमीन पर कब्जा रखने का अधिकार जो उस जमीन का मालिक है, ओनर, प्रोप्राइटर, जिसको मालिकाना हक है, उसी को है, दूसरा आदमी का नहीं। जैसे आपके पास खतियान में आपके पिताजी दादाजी के नाम से कोई ज़मीन है और उसके बाद आज आपका कब्जा दखल में है, तो आप उस ज़मीन के मालिक हैं, आपका मालिकाना हक है, उसको स्वत्व भी बोलते हैं, टाइटिल भी बोलते हैं, है। और आपके ज़मीन पर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, आपको बेकब्जा कर दे, चाहे किसी प्रकार से, किसी कारण से, और 12 बरस तक वो लगातार आपके ज़मीन पर कब्जा में रहे, और आप उस पर ना कोई केस किया, ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना सिविल केस, ना क्रिमिनल केस, ना कहीं आवेदन दिया, और वो आपके जानकारी में वो कब्जा में है, तो इसी को बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। तो 12 साल के जैसी पूरा हो जाएगा तो आपका टाइटिल जो था, मालिकाना हक, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब 12 बरस के एक दिन बाद अगर आप चाहिएगा उससे कोर्ट में जाकर के केस करके कि हम कब्जा ले लें, तो नहीं ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो 12 बरस के अंदर लेना पड़ेगा। लेकिन वही स्थिति अगर कोई पब्लिक लैंड का मतलब गैर मजरूआ आम लैंड बता चुके हैं उसके बारे में पहले। जो पब्लिक लैंड होता है, पब्लिक में भेज करता है, उस पर कब्जा करने के लिए सरकार का जो ज़मीन है, जैसे जमींदार संग गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ खास, नीज जोत, ये सब जो रहता था, बकात वगैरह मालिक का, अब उस पर अभी बिहार सरकार का कब्जा है, तो वो सरकारी ज़मीन हो गया। तो जिसको भी हम सरकारी ज़मीन मानते हैं या समझते हैं या वस्तुता है, उस ज़मीन पर अगर आपका कब्जा है तो उस पर भी एडवर्स पोजेशन हो सकता है, पब्लिक के ज़मीन पर भी एडवर्स पोजेशन। लेकिन दोनों का नियम 2 है। सरकार के ज़मीन पर भी कब्जा एडवर्स पोजेशन 30 साल में पूरा होता है। पुराने कानून में 1963 के पहले 60 साल का कब्जा देना पड़ता था सबूत, तब सरकार का राइट खत्म होता था या पब्लिक का राइट खत्म होता था। आज के तारीख में गैर मजरूआ आम ज़मीन पर और या सरकारी ज़मीन पर, ये दोनों पर किसी व्यक्ति का 30 साल से लगातार कब्जा है और बीच में कोई रुकावट बाधा नहीं आए, शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा है, तो उस व्यक्ति का उस पर कानूनन अधिकार हो जाता है, यानी कि टाइटिल हो जाता है। लेकिन गैरमजरूआ आम में कुछ विशेष परिस्थिति है। गैरमजरूआ में विशेष परिस्थिति है कि जो जमीन है उसका प्रकृति बदल जाए और आम जनता को लेस मात्र भी उससे संबंध है। कभी आम जनता जो उपयोग के लिए वो जमीन है वो कभी उपयोग नहीं कर सके। जैसे कि आपको बताते हैं कि खतियान में मान लिया गैरमजरूआ आम तालाब लिखा हुआ है और आप उसको कब्जा कर लिए और 30 साल से कब्जा में आपके है और तालाब के तालाब ही है, कोई उसका नेचर नहीं बदला है, तो आपका एडवर्स पोजेशन नहीं होगा। अगर आप तालाब को भर दिए, भर के मकान बना दिए या खेत बना दिए या बगीचा लगा लिए और आम जनता को उस पर चढ़ने नहीं दिए, उसमें कोई कुछ काम नहीं किया, सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जनता ने भी कुछ नहीं किया, तो गैरमजरूआ आम पर भी आपका एडवर्स पोजेशन हो जाएगा।
तो ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब दूसरा प्रश्न है रंजीत जी का दरभंगा से। इन्होंने, रंजीत जी ने प्रश्न किया है दरभंगा से। इनका प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा टेक्निकल है, कानून से संबंधित है, लेकिन साधारण भाषा में बता रहे हैं शॉर्ट में। बासगीत पर्चा और बंदोबस्ती पर्चा में क्या अंतर है? तो बास का मतलब होता है निवास, रहने का। बासगीत माने रहने के लिए पर्चा दिया गया। इसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी को रहने के लिए कोई जमीन दिया है, उसके प्रमाण में कोई कागज दिया। पर्चा माने कागज का टुकड़ा। तो वो पर्चा पर लिख के दे दिया। तो पहले जमींदार लोग जो हुक्मनामा देता था कागज के टुकड़े पर देता था, तो आज भी सरकार जो है कागज का टुकड़ा फॉर्म बना हुआ है, उसी पर बासगीत पर्चा दिया जाता है। तो बासगीत पर्चा का कानून अलग है। उस कानून का नाम है प्रिविलेज पर्सन होम टेनेंसी एक्ट 1947। वो विशेष परिस्थिति में व्यक्ति प्रिविलेज पर्सन कहलाता है और उसको सरकार देती है। अगर वो किसी ज़मीन पर मकान बना के रह रहा है, उसको जो ज़मीन का मालिक है उससे उसको खतरा है, ये हटा दिया है, ये हटा रहा है, तो सरकार के आवेदन देता है। तो उसी एक्ट के तहत अंचलाधिकारी को पावर है कि आपको बासगीत पर्चा दे देगा। तो बासगीत पर्चा दो तरह का होता है, चूँकि भूमिहीन को मिलता है, बेलगान भी होता है और उसका कुछ लगान भी निर्धारित होता है। तो उस एक्ट के तहत होता है प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947। बाकी जो बंदोबस्ती होता है उसका अलग अलग है। तो बाकी बंदोबस्ती होता है किसी खास पर्पस के लिए, कुछ समय के लिए बंदोबस्ती होता है सरकारी ज़मीन का। हाट, मेला, बाजार, जिसको ठेका पट्टा बंदोबस्ती सब एक ही चीज़ है, या किराया पर लगाना, या खेती की ज़मीन है उसको सरकार बंदोबस्त करती, तो वह उसको तो परमानेंट बंदोबस्ती होता है। तो वो बंदोबस्ती जमींदार भी करता था हुक्मनामा के जरिए, अब सरकार करती है। तो वो बीटी एक्ट के तहत होता है बंदोबस्ती, वो बीटी एक्ट के तहत। और कुछ बंदोबस्ती का नियम है लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर। जब सरकार ज़मीन ले लिया बड़े बड़े ज़मीन वाले से और जो ज़मीन गरीबों में बांटती है, तो उसका भी पर्चा बंटता है, तो उसका बंदोबस्ती उसमें होता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्ट में प्रावधान है। फिर लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में भी बंदोबस्ती का प्रावधान है कि कोई लैंडलेस व्यक्ति है, सरकारी ज़मीन में कुछ इंक्रोच कर लिया है और उसके पास 1.5 एकड़ से या 1 एकड़ से कम ज़मीन है और रहने लायक जगह नहीं है, उसमें मकान बना के रह रहा है, तो सरकार उसको हटाएगी नहीं, उसको बंदोबस्त कर देगी। तो बंदोबस्ती का बहुत अलग अलग कानून में अलग अलग है। उतना आपको नहीं, आपका जो प्रश्न है वो इतना ही कि बासगीत पर्चा रहने के लिए दिया जाता है और बंदोबस्ती पर्चा जो होता है बंदोबस्ती के लिए, कोई ज़मीन के खेती बाड़ी के लिए या अन्य किसी पर्पस के लिए दिया जाता है। यही फ़र्क है। इसके अलावे अब नेक्स्ट प्रश्न है सुशील सिंह सारन। इनका प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी जो हम समझे हैं उसके हिसाब से हम उनका जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 1916 का खतियान है जिसमें 4 खाता है, उसमें से एक खाता बकास्त है ना, और उसमें से एक प्लॉट में 3 आदमी का नाम है और 3 खाता का जमाबंदी बराबर बना हुआ है और जमाबंदी पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है। तो इनका क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, इससे पता नहीं चलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। और अगर उस तरह का कागज़ है तो उस कागज़ को आप अपने स्थानीय अधिवक्ता से दिखाइए और अभी आपको क्या समस्या उत्पन्न हुआ है ये उनको बताइए। उसके बाद हमसे प्रश्न कीजिएगा। आपका प्रश्न में 1, 2, 3 क्या लिखा हुआ है ही हम समझे थे। 1, 2, 3 इसलिए लिखा हुआ है कि 3 आदमी के पहचान के लिए लिखा हुआ है कि 1 नंबर में फलाना आदमी का है, 2 नंबर में तीसरा आदमी का, तीसरा नंबर में तीसरा आदमी का है, तीनों का बराबर हक हिस्सा है। तो अलग जमाबंदी में 1, 2, 3 कर दिया, पहचान के लिए, समझने के लिए किया, सुविधा के लिए किया। अगर और इस आपका पूछने का अगर कुछ दूसरा मकसद है तो आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करके उनको पेपर दिखा करके और उनसे हमको बात करा दिए तो हम उसका समाधान 1 मिनट में उसी समय कर देंगे। उसके बाद एक दमदार अली हैं, ये जो है पूछे हैं, कुछ सवाल इनका नहीं है, सिर्फ इन्होंने शुक्रिया अदा किया है, तो हम भी इनको धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि वीडियो बहुत अच्छा है और म्यूटेशन एक्ट पर इनका एक प्रश्न था कि उस पर
वीडियो बनाइए म्यूटेशन एक्ट पर। तब म्यूटेशन एक्ट का तो शुरू हो ही गया है, तो इसलिए वो आपका ख्वाहिश जो है म्यूटेशन के बारे में, इसमें 3-4 लेक्चर आएगा, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अभी एक लेक्चर आया है, उसको जरूर सुनिए, म्यूटेशन किसे कहते हैं, छोटा लेक्चर है, और उससे आप जो जिज्ञासा है आपकी शांत हो जाएगी। उसके बाद है रंजीत जी। रंजीत जी कहाँ से लिखे हैं और क्या करते हैं ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन रंजीत जी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। इन्होंने पूछा है रजिस्टर 1 यानी कि 1 क्या होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, रजिस्टर 1 को समझने के लिए रजिस्टर 2 को समझना पड़ेगा, और पहले जो हम म्यूटेशन का बताए हैं उसमें भी बता चुके हैं, और जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का जमींदारी उन्मूलन के समय लेक्चर जो बताए हैं उसमें भी बता चुके हैं। ये सब ऐसा है कि सिक्कड़ के तरह जुड़ा हुआ कड़ी है कानूनी प्रक्रिया का, और ज़मीन कैसे कैसे जमींदारी के बाद से आगे बढ़ा, उन्मूलन के बाद से क्या क्या प्रक्रिया हुई। तो अगर पूर्ण जानकारी चाहते हैं और अपने समस्या का अच्छी तरह समाधान चाहते हैं तो हर कड़ी को जोड़ करके आपको सुनना और देखना होगा वीडियो। तो अब से तो वकील लोग भी उतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, क्लाइंट का केस आता है, क्लाइंट फीस देता है, तो वकील को मजबूरी में वो सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग क्लाइंट के फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने ज्ञान के लिए भी पढ़ते हैं। लेकिन समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब गहराई से, गहनतापूर्वक, अच्छी तरह से अध्ययन करके उस कानून की जटिल प्रक्रिया को समझा जाए और समझ के सरल रूप में उसको लिखा जाए, जज को समझाया जाए। तो आपको समझने के लिए भी ये हम सरल भाषा में जो लेक्चर में बोलते हैं, उस सरल भाषा के हिसाब से आप हर आदमी समझ सकता है, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सा कानूनी पेचीदगी वाला बात भी कोशिश करते हैं कि बोलचाल की भाषा में समझा दें। तो आपने लिखा है रजिस्टर 1 क्या होता है। तो जब जमींदारी गई तो आपको बताया से जमींदारी जाने के बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हिसाब से गया, तो रूल बना, रूल में सारी प्रक्रिया बनी। तब उसके बाद अंचल कार्यालय बना, अंचल कार्यालय बना तो कर्मचारी को जिम्मा मिला, तो उसका तो रिकॉर्ड था ही नहीं। तो जमींदार का जो रिटर्न जमाबंदी था उसी के आधार पर उसने रजिस्टर तैयार किया। तो उसने 2 रजिस्टर तैयार किया। तो 2 रजिस्टर तैयार किया, एक में खतियान का एंट्री लिखा और एक में रैयत का एंट्री लिखा। तो रैयत का जो सब लिखा उसका विवरण लिखा लगान के पर्पज से, तो वो हो गया रजिस्टर 2, और जो खतियान का लिखा हो गया रजिस्टर 1। तो पहले तो आप म्यूटेशन वाला लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई उसका कानून नहीं था, लेकिन 1973 में पहली बार जो कानून बना म्यूटेशन का, हालांकि उसका नाम बड़ा लंबा है, बिहार टेनेंट्स होल्डिंग्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्ट 1973, इसका लागू हुआ 75 में, और एक बार सब जगह लागू नहीं हुआ। ये पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, जिनको जरूरत होगा या रंजीत कुमार आप वो भी सुन ले सकते हैं। तो इसका फिर रूल्स बना, तो उसी रूल में 1 नंबर का जो फॉर्म बना वो रजिस्टर 1 कहलाया, और 2 नंबर का जो फॉर्म बना वो रजिस्टर 2 कहलाया। यानी कि कानून के किताब में, रूल में क्या क्या रहेगा उसका फॉर्म बना हुआ है, और उसी फॉर्म का सरकार ने रजिस्टर छपवा लिया। तो एक रजिस्टर हुआ खतियान का, जैसे एक गांव में 100 किसान है और उसके पास ज़मीन है, तो 100 किसान का खतियान अलग अलग सबका है। तो वो जो खतियान सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट बना 1910, 11, 12 में, जब भी जहाँ बना जिस इलाके में, तो वो तो कलेक्टर के यहाँ सब ओरिजिनल खतियान का रजिस्टर पड़ा हुआ है। तो उसका एंट्री फिर यहाँ पर उसको करना पड़ा। वो खतियान हर अंचल में मौजूद है, तो वो रजिस्टर 1 में है, वो कंटिन्यूअस खतियान उसको भी बोलते हैं। या तो उसी खतियान का फोटोकॉपी जब आया तो बहुत लोग फोटोकॉपी किए हैं, नहीं तो उसको हाथ से उतारा गया, तो वो रजिस्टर 1 हो गया। यानी कि रजिस्टर 1 आप कह सकते हैं कि खतियान बही है, और रजिस्टर 2 है जो टेनेंट्स लेजर बही है, यानी कि रैयत का जमाबंदी जिसमें कि लगान लिखा रहता है, उसी को पंजी 2 भी कहते हैं, रजिस्टर 2 भी कहते हैं, जमाबंदी भी कहते हैं, लगित रजिस्टर भी कहते हैं, सब वही है। तो ये आपका प्रश्न का हल हो गया। उसके बाद एक प्रश्न और इनका है रंजीत कुमार का, 2 प्रश्न इनका है। रंजीत कुमार ने कहा है कि क्या बकास्त का रजिस्ट्री कराना चाहिए कि नहीं। तो बकास्त के ऊपर 6 लेक्चर है, आप बढ़िया से सुन लीजिए। बकास्त होने से कोई गड़बड़ नहीं है,
बकास आज के तारीख में कोई बकास जमीन नहीं, जमींदारी के समय में बकास था और जमींदार ने जिसको बंदोबस्त कर दिया उसका रईती हो गया। आज उसका रईती है, उसका खरीद बिक्री हो रहा है, रसीद कट रहा है, कट सकता है, अगर नहीं काटता है तो उसकी प्रक्रिया है, उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आज के तारीख में कोई बकास जमीन नहीं। वो पुराना सर्वे के समय बकास्त एंट्री हो सकता है या जमींदारी उन्मूलन के पहले वो बकास्त हो सकता है। बकास जमीन शुरू में जमींदार का नहीं रहता है, 3 प्रक्रिया से बताए थे पिछले लेक्चर में। किसी न किसी प्रकार से वो रैयत से चला आता है जमींदार के यहाँ, उसका 3 रास्ता है, तब वो जमींदार का बकास्त हो जाता है। फिर जमींदार उसको चाहे बंदोबस्त करे, किसी को दे दे तो वो हो गया। तो बस आज के तारीख में बकास जमीन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक प्रश्न करने वाले हैं फखरुद्दीन साहब, ये विक्रम से। इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो कानून जानने वाले विद्यार्थी पूछ सकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इनका पेशा क्या है तो नहीं मालूम है, लेकिन इन्होंने पूछा है प्रोपराइटर और टेन्योर होल्डर में क्या अंतर है। तो प्रोपराइटर हम जब बीटी एक्ट का क्लास ले रहे थे, हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ बता रहे थे, तो उसमें भी बता चुके हैं, एकेडमी में भी बताए हैं, जनरल लेक्चर में भी बताए हैं। तो आप फिर से हम बता रहे हैं शॉर्ट में, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। फखरुद्दीन साहब आप अच्छी तरह सुनिए और ध्यान दीजिए। प्रोपराइटर का मतलब हुआ मालिक, लैंडलॉर्ड, जमींदार। आज के तारीख में लोग भ्रम पाले हुए, जिसके पास 10-20 बीघा 50 बीघा जमीन है तो उसको भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बहुत बड़ा जमींदार है। जमीन रखने वाला जमींदार नहीं। जमींदार का मतलब जिसको जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारी थी उसको बोलते थे हकीयत मिल्कियत। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रोपराइटरी राइट। तो जिसके पास प्रोपराइटरी राइट था वही प्रोपराइटर हुआ। यानी कि प्रोपराइटर के पास क्या अधिकार था? प्रोपराइटरी राइट था। यानी कि जमींदार के पास क्या अधिकार था? रैयत से लगान लेना और अंग्रेज सरकार को देना, ये उसके पास, उसमें अपना कमीशन खाना जो तय होता था, एग्रीमेंट उस लोग को होता था, तो वही जमींदार हो गया। उसी को हम लोग प्रोपराइटर कहते हैं। अब प्रोपराइटर का राइट जो हो गया उसको प्रोपराइटरी राइट बोलते हैं, उसको अरबी में बोलते हैं हकीयत मिल्कियत। हकीयत मिल्कियत, मिल्क भी होता है, मिल्क माने संपत्ति भी होता है। और टेन्योर होल्डर जो होता है वो रैयत के कैटेगरी में आता है, लेकिन आम रैयत के कैटेगरी में नहीं। ऐसा बीटी एक्ट में लिखा हुआ है। टेन्योर रैयत का ऐसे मोटा मोटी 3 कैटेगरी होता है, माने 3 प्रकार का रैयत होता है। उसमें सबसे पहला प्रकार होता है टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर और टेन्योर होल्डर के नीचे भी एक होता है, उसको बोलते हैं अंडर टेन्योर होल्डर। तो ये एक रैयते होता है। और दूसरा होता है एक रैयत, और फिर रैयत के अंदर एक होता है अंडर रैयत। तो टेन्योर होल्डर तो सीधा सीधी होगा। टेन्योर होल्डर का माने ये हुआ कि वैसा व्यक्ति जो जमींदार से जमीन लिया है या दूसरे टेन्योर होल्डर से जमीन लिया है, किस बात के लिए? तो 2 बात के लिए। वो जमीन जोतवावेगा और उससे लगान लेगा और ले करके और वो जो जमींदार है उसको देगा। यानी कि जमींदार के नीचे का आदमी हो गया वो टेन्योर होल्डर, और रैयत के ऊपर का हो गया। लेकिन अगर वो खुद भी जोत सकता है या जोतवा सकता है, दूसरे को दे सकता है जोतने के लिए, तो वो टेन्योर होल्डर कहलाता है। और अगर एक टेन्योर होल्डर दूसरे को बना दिया टेन्योर होल्डर, दूसरे को दे दिया जोतने के लिए, तो अंडर टेन्योर होल्डर हो गया। उसी तरह से एक रैयत किसको कहते हैं? जो जमीन जोतता है, स्वयं जोतता है, अपने परिवार के साथ जोतता है, नौकर चाकर के साथ जोतता है, तो वो रैयत। आज भी रैयत का परिभाषा वही है, अंग्रेज के ज़माना में भी वही था। जो जमीन जोतने वाला है किसान, वो रैयत कहलाता है। और रैयत अगर अपना जमीन किसी को बटाई पर दे दिया या सिकमी पर दे दिया, तो वो सिकमीदार या बटेदार को अंग्रेजी में अंडर रैयत कहते हैं। इस सब के बारे में बीटी एक्ट में बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। जिनको जरूरत होगा, जैसे फखरुद्दीन साहब, आप उस पर निकाल करके देखिएगा, बटाईदारी करके बटेदारी वाला में मिलेगा अंडर रैयत वाला। अब रैयत का भी 3 क्वालिटी था। एक रैयत होता था फिक्स रेंट, माने उसका लगान निर्धारित रहता था कि इतने रुपया सालाना लगेगा, इतना एकड़ का या बीघा का, उसमें रद्द बदल नहीं होता था। दूसरा होता था ऑक्यूपेंसी रैयत, यानी कि जो परमानेंट वहाँ पर बसा हुआ उस गांव में ऑक्यूपेंसी रैयत। एक हुआ नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, वो रहने वाला एक गांव का है, जमीन जोत रहा है दूसरे गांव में। तो इस तरह से लेकर के बीटी एक्ट में सारा चीज़ है। तो आपके प्रश्न का भी हल हो गया। उसके बाद
अभिनव गेमिंग, इन्होंने कई बार पहले भी प्रश्न किया, हमने जवाब दिया है। अभिनव गेमिंग नाम नहीं बताया, अभिनव गेमिंग के नाम से उन्होंने प्रश्न किया, इसलिए वो अगर सुन रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि उन्हीं का प्रश्न का अमल करें। इन्होंने पूछा है कि गैर मजरूआ जमीन का ग्राम पंचायत, सेंटेंस इनका पूरा क्लियर नहीं था, लेकिन हमारे समझ में जो आया कि गैर मजरूआ आम जमीन का, चूंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था, कई लेक्चर में चर्चा में आया है बीच बीच में, कि गैर मजरूआ आम जमीन ग्राम पंचायत में भेस्ट कर गया 1947 में, जमींदारी भेस्ट किया 1950 में, तो उसके पहले ग्राम पंचायत राज एक्ट आ गया, तो ग्राम पंचायत राज एक्ट के तहत पंचायत में भेस्ट कर गया, तो उस पर ग्राम पंचायत का ही कंट्रोल होगा, सरकार का उसमें कंट्रोल नहीं होगा। अल्टीमेट कंट्रोल हो सकता है किसी मैटर में, पॉलिसी मैटर में, लेकिन उसके रख रखाव देखाव उसकी उपयोगिता के बारे में उसको जरूरत पड़ेगा तो पंचायत ही, जो ग्राम सभा है, वो देखेगी। उसके बाद प्रश्न है रवि कुमार का, एक दिन पहले इन्होंने लिखा है कि 1964 में कुछ जमीन खरीदा था, गैर मजरूआ मालिक जमीन, जमाबंदी भी कायम है और बेचने वाले का भी रसीद कट रहा है 56 के पहले का और बाद का भी, तो वो जमीन रहती है कि नहीं। ये बहुत सिंपल बात है। अगर मेरा पिछला लेक्चर रवि कुमार जी आप सुने होंगे, या अभी भी जो बहुत सा प्रश्न के चर्चा में बताए हैं कि जो व्यक्ति जमीन जोत रहा है तो उसका जमीन वो रहती है, किसी कारण से अगर वो लगान नहीं दे रहा है तो इसका माने ये नहीं है कि वो उसका खत्म हो गया रहती राइट। लगान कभी भी दे सकता है, सरकार लगान कभी भी ले सकती है। तो आप जिस जमीन के बारे में पूछे हैं, ये जमीन आपका रहती है, रहती रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह से एक और है एस कुमार, अब इन्होंने क्या प्रश्न किया है तो नहीं समझ में आया, उनका एक वर्ड लिखा हुआ है एस कुमार का, स्पीचलेस। अब स्पीचलेस हो सकता है वो अपने स्पीचलेस हो गए हैं, यानी कि उनके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, और साथ साथ उन्होंने थैंक्स बोला है, तो हम भी उनको थैंक्स देते हैं और कहते हैं कि स्पीचलेस लिखने का आपका क्या औचित्य है, वो आप अगले प्रश्न में हमसे बताइएगा, या व्हाट्सएप पर एक शॉर्ट मैसेज दे सकते हैं। जहाँ तक धन्यवाद देने का सवाल है, हम तो बराबर आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप चैनल को फॉलो करके अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं, माने अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान वर्धन कर रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं, इससे बहुत खुशी है। क्योंकि ये ज्ञान वर्धन का काम एक सेवा का काम है, जिसको मैंने बीड़ा उठाया है कि कम से कम जितने लोग इसको फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको कम से कम आधारभूत ज्ञान जमीन से संबंधित हो जाएगा, ताकि किसी भी राजकीय पदाधिकारी के द्वारा उनके साथ दुराचार अन्याय नहीं किया जाए, दुर्भावना नहीं किया जाए, और उनके वाजिब हक का हकमारी नहीं किया जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए। आज के तारीख में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, घूसखोरी बढ़ गई, बहुत तरह का शिकायत आता है, और हम लोग के पास उन लोगों का मारा हुआ ही हम लोग के पास व्यक्ति आता है केस करने के लिए। अब यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का पटना में 4 लेन में लैंड एक्विजिशन में लैंड चला गया। वो छोटा मोटा जमींदार परिवार के थे, किसान ही आदमी थे उनके पूर्वज, लेकिन कुछ जमींदारी थी बहुत छोटी सी, उसमें से उनके पास कुछ गैर मजरूआ मालिक ज़मीन था, कुछ खतियानी ज़मीन था और कुछ बकास ज़मीन था। वो सब तो खतियान में सब उसी रह गया। जमींदारी के बाद इनका कब्जा हो गया, इनका रसीद कट रहा है 70 साल से, सब कुछ है। जब 4 लेन बन गया तो इनके नाम से नोटिस गया, इन्होंने जवाब दिया, इनका अवार्ड भी बन गया। 2 भाई थे, एक भाई इंजीनियर एक भाई किसान, दोनों के नाम से 9-9 करोड़ रुपया का बन गया। 9-9 करोड़ का अवार्ड बन गया। जब डीसीएल लैंड एक्विजिशन में लोग गए तो वहाँ पर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि तो बकास्त भूमि है, एक गैर मजरूआ मालिक है, इसका आपको नहीं मिलेगा, आप डीसीएलआर के यहाँ जा करके आप लगाइए, ये रईती डिक्लेयर करवाइए। तो बड़ा मुश्किल हो गया। जो इंजीनियर साहब थे कहीं बाहर नौकरी करते थे, बहुत अच्छा पद पर थे और अच्छी उनकी तनख्वाह थी, 2-3 लाख रुपया महीना कमाने वाले थे, और एक भाई किसान थे, साधारण आदमी थे। तो डीसीएलआर क्या कोई साधारण वकील सिविल कोर्ट पटना में उन्होंने रखा, नाम याद नहीं है, वो जितना जानते थे बेचारे, वो जमींदारी से संबंधित कागजात सभी लेके गए थे, उनके पास फॉर्म M, फॉर्म K, फॉर्म सब था, जिसके वजह से उनका रेंट रोल वगैरह बकास जमीन का बना था, रसीद कटा था, सारा कागजात था। वो देख के उन्होंने नहीं समझा और उस कागज़ को लौटा करके उनको छोटा सा कोई एक एप्लीकेशन बना दिया, उसमें गलत फैक्ट लिख दिया। डीसीएलआर के यहाँ घूस मांगा गया, 9-9 लाख रुपया घूस मांगा दोनों भाई से। देखा कि 9-9 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है,
वो DCLR बाद में सस्पेंड भी हो गए, जेल भी गए, अभी पता नहीं कहाँ है, सब लोग जानते हैं। तो वो उनका वहाँ रिजेक्ट हो गया DCLR के यहाँ से। रिजेक्ट होने के बाद वो मेरे पास आए थे, तब उनका हाई कोर्ट में हमने केस किया, और उसके बाद हाई कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं होता है। बहुत समझाने के बाद भी ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे कहा, एक पैरविकार लेकर के आए कि नहीं सर कोई उपाय कीजिए, जब घूसखोर के ऑफिस में हम नहीं जाएंगे, फिर DCLR के जाएंगे, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, उसके बाद कमिश्नर के यहाँ, उसके बाद जाएंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर जाएंगे BLT। तो हम कहा अच्छा ठीक है कोई उपाय करते हैं। तो एक कानूनी प्रावधान का देख करके उसी हिसाब से हाईकोर्ट में हमने किया। हाईकोर्ट जज ने कहा कि आपका डायरेक्ट चले आए हैं आप राजेश्वर बाबू, यहाँ तो मेंटेनेबल नहीं है आपका, आपको लोअर कोर्ट में जाना चाहिए। तो हमने उनको समझाया कि क्या पोजीशन है इसमें, हमारा कागज़ क्या है, तो समझ गए कहीं ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको अलाउ नहीं करेंगे, नहीं तो रोज़ हाई कोर्ट में भीड़ लग जाएगी, इसलिए आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी जहाँ विकल्प है वहाँ बताइए। तो हम कहा BLT को भेज दिया जाए, BLT से इसका निराकरण हो जाएगा। वही BLT में हम लोग गए। इस बीच में हुआ बहुत टाइम लग गया, दो साल या 1.5 साल ये कुछ गुजर गया। तो इंजीनियर साहब जो है वो छुट्टी लेकर बैठे हुए थे, उनको बहुत लॉस हो रहा था। उन्होंने बाद में पता चला कि 9 लाख रुपया घूस दे के और अपना रैयती का आदेश ले करके और 9 करोड़ रुपया सरकार से लेके बैंक में जमा करके अपना नौकरी पर चले गए। जब ये बात हमको पता चली तब हमने BLT में बहस किया कि वही DCLR 2 भाई का जमीन है, आधा आधा है, एक ही प्लॉट में आधा का वो रैयती डिक्लेयर कर रहा है और एक में कह रहा है कि सरकारी ज़मीन है और बकाया ज़मीन है। तो उस पर DCLR को 100 कॉज होगा, 100 कॉज पर नहीं आया तो उस पर वारंट हुआ, वारंट पर नहीं हो तो चूंकि भागा हुआ था और भी उस पर केस था। अंत में हमारे पक्ष में आदेश हुआ, वो आदेश के बाद हमारे क्लाइंट को 9 करोड़ रुपया मिला। तो ये सब हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। ऐसा बहुत सारा केस अभी भी मेरे पास है और बराबर रोज आते रहता है। इसलिए हम में एक भावना जगी कि हम आम जनता के सेवा के लिए उन लोग का ज्ञान वर्धन करेंगे और उन लोग को इतना जागरूक करेंगे कि भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ दरखास्त दें। आप जाना चाहिए, अब जो मेरे संपर्क में आते हैं सबको कहते हैं, तब कानूनी तरीके से इन लोग के विरुद्ध कार्रवाई होने से हड़कम बचेगा। आप अखबार में भी देख रहे हैं कितना CO जेल जा रहा है, कितना पर प्रोसीडिंग हो रहा है। तो ये सब बहुत गड़बड़ी है। उसकी वजह है कि लैंड लॉ का सही ज्ञान आम जनता को तो नहीं माना जाएगा कि रहेगा, कम पढ़े लिखो क्या रहेगा किसान आदमी को। जो अधिवक्ता स्थानीय स्तर पर है उनका भी इतना पुरानी बातों का उतना ज्ञान नहीं है और अनुभव नहीं है। ये सब कारण से गलतियाँ हो रही। तो खैर, तब S कुमार जी आपने धन्यवाद दिया है, आपको भी धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अब मुख्य रूप से प्रश्न है राजीव कुमार दत्त। ये कहाँ से लिखते हैं राजीव कुमार दत्त ये पता नहीं है, लेकिन इनका प्रश्न है कि सीलिंग से बचने के लिए जमींदार ने बेटी के नाम से जमीन कर दिया था, तो क्या उसमें कोपार्सनर का राइट होगा कि नहीं। तो ऐसा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है कोपार्सनर, तो हम समझते हैं कि जरूर पढ़े लिखे होंगे या विधि व्यवसाय से होंगे या इसका कानून से इनका संबंध रहा होगा। फिर भी देखिए, प्रश्न थोड़ा सा भ्रामक लगता है। इसलिए भ्रामक लगता है कि सीलिंग एक्ट आया 1961 में, जमींदारी उन्मूलन हो गया 50 में। तो जमींदार ने ऐसा किया तो जमींदार का तो सवाल नहीं है, जमींदार तो था नहीं 61 में। तो आप जैसे अभी कुछ देर पहले हमने कहा दूसरे प्रश्न के संदर्भ में कि जमीन जोतने वाले को ही आप जमींदार मान रहे हैं, तो हम जो समझे आपका कहने का मतलब है कि जो लैंड होल्डर है आज के तारीख में, जो लैंड जिसके पास जमीन है, अंग्रेजी में उसको लैंड होल्डर कहते हैं, या आप रैयत कह सकते हैं या किसान कह सकते हैं। तो लैंड होल्डर ने सीलिंग से बचने के लिए वो ट्रांसफ़र किया। तो ये आपका प्रश्न वेग है, किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया, कौन सा दस्तावेज बनाया, किस तारीख को बनाया। उसमें लैंड एक्विजिशन लैंड सीलिंग एक्ट 1961 में जो बना उसमें प्रावधान है कि अपने ज़्यादा जो सीलिंग यूनिट से ज़मीन है उसको अपने रिश्तेदार वगैरह को बख्शिश कर सकते हैं या संस्था वगैरह को दान दे सकते हैं। तो वो सब परमिशन से हो सकता था, उसके लिए देना पड़ता था। अगर कुछ नहीं किया है तो आपका प्रश्न जो है बिना कागजात देखे हुए उनका पास कितना ज़मीन था, कब उन्होंने किया और कब उनका सीलिंग एक्ट का केस चला, कौन साल का कौन सा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद जिस लड़की के नाम से किया वो लड़की का म्यूटेशन हुआ कि नहीं, रसीद कटता है कि नहीं, उस पर कब्जा है कि नहीं, अब वो लड़की उन लोग के मेल में है कि खिलाफ है, बहुत सारी बातें।
अब इस सब का सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता। एक तरह का ये आपका कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप स्थानीय अधिवक्ता से लैंड सीलिंग का पूरा कागज, लड़की के नाम से जो कागज लिखा वो कागज, कब्जा के संबंध में, रसीद के संबंध में सारी बातों को जानकारी दें और देने के बाद उनसे एक ओपिनियन ले लें। उसके बाद हमको प्रश्न करें, तब आपका जवाब मिलेगा। ऐसे मोटा मोटी तौर पर आप जानना चाहते हैं तो जिस लड़की को मिल गया वो लड़की का खास हो गया, उसमें कोपार्टनर का सवाल नहीं है। जो लड़का भी है कोपार्टनर, अब तो लड़की भी 2005 के कानून के बाद से कोपार्टनर हो गई, लड़का लड़की का बराबर हक हो गया। तो उसके बावजूद ही आज भी कोई आदमी इजमाल खानदान में है, ज्वाइंट फैमिली में है, तो वो अपना खास संपत्ति बना सकता है, रख सकता है। तो लड़की को अगर मिल गया, पिता से पहले ही मिल गया या जमींदार से मिल गया, पहले ही मिल गया, और लड़की को खास हो गया, तो उसमें कोई नहीं बंटवारा कर सकता। वो लड़की का जब मौत हो जाएगा तो उसका जो वारिस है उसको मिलेगा। अब कोपार्टनर का माने उसका भाई को उसमें नहीं मिलेगा। उसी प्रकार राजीव कुमार ने पटना से प्रश्न किया है। इनका प्रश्न भी बड़ा टेक्निकल है, बहुत शॉर्ट है कि जमींदारी उन्मूलन पटना में पूर्ण रूप से कब हुआ। रवि कुमार जी, हम नहीं समझ पाए कि आपका क्या उद्देश्य है जानने का, लेकिन फिर भी आपको अधिकार हमने दिया है कि जो ही आप प्रश्न पूछेंगे हम सभी का उत्तर देंगे और हमको खुशी है। इसके लिए फिर आपसे कहेंगे कि आप जमींदारी उन्मूलन वाला जो मेरा लेक्चर है उसको पूरा गौर से सुनिए, और सारे, एक सवाल आपने किया, आपके मन में और भी कई सवाल होगा, इसके बाद फिर दोबारा आप पूछिएगा, उस सारे सवाल का उत्तर वहाँ पर मौजूद है। और कैसे खोजा जाता है इसके बारे में कई बार बता चुके हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जमींदारी उन्मूलन कानून बना 1950 में। वो कानून से ये हो गया कि सभी जमींदार का जमींदारी सरकार में निहित हो जाएगा। कैसे होगा? जब सरकार गजट में प्रकाशित करेगी। तो गजट में प्रकाशित करने की प्रक्रिया अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में, अलग अलग गजट से हुई है। इसलिए बिहार प्रांत का कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी, डीएम, एसपी, अंचल अधिकारी, कोई वकील, कोई जज, कोई नहीं बता सकता कि किसकी जमींदारी कब गई। जिसकी जमींदारी जब गई वो जमींदार स्वयं बता सकता है, या उसका गजट नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो गजट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, निकाल करके देख सकते हैं। वो बिहार असेंबली में लाइब्रेरी है, वहाँ गजट है, पटना हाईकोर्ट में है गजट, वहाँ देख सकते हैं, और जिला स्तर पर जिला कार्यालय में गजट है, वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ नहीं तो पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी और कई लाइब्रेरी है, या जिला में आपके लाइब्रेरी, वहाँ भी गजट आता था, वहाँ भी देख सकते हैं। कुछ जिला में, पुराने जिला में वकालत खाना है, वहाँ भी पहले गजट आता था, वहाँ सुरक्षित अगर हो तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको गजट में जा कर के देखना होगा, और नहीं तो पटना में अभिलेख भवन है, वहाँ भी गजट निकाल के देखा जा सकता है। अगर आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं कब क्या हुआ, तो आप उससे देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसे एक बार में कोई एक व्यक्ति बता दे। उसके अलावा फिर प्रश्न है, विकास जी अरवल से लिखते हैं। अरवल से विकास जी का प्रश्न है कि गैर मजरूआ जमीन पर रजिस्ट्री पर रोक है। अभी रजिस्ट्री पर रोक है तो ये समाधान चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो ये पहले भी प्रश्न आया है, इसका भी पहले भी समाधान हम किए हैं। अब हमको याद नहीं है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछे, उस पर जवाब शॉर्ट में दिए हैं। अब कुछ लोग फ़ोन से भी पूछे हैं बहुत सा प्रश्न, फ़ोन करके जो लगातार फ़ोन लगा दिए हैं। तब ऐसा नहीं कि बहुत बिजी हो, शायद किन्हीं का फ़ोन नहीं पिकअप हुआ हो, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमको समय रहता है, आप लोग फ़ोन करते हैं तो हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी समय तुरंत जवाब, जो भी शंका है उसका समाधान तुरंत हो जाता है। तो आप फिर भी सुन लीजिए विकास जी अरवल वाले कि गैर मजरूआ जमीन का रजिस्ट्री पर रोक लगने का मतलब क्या? डीएम ने या और डीएम से उच्च पदाधिकारी ने रजिस्ट्रार को कोई चिट्ठी दिया है, कोई दिशा निर्देश दिया है, कोई सूचना दिया है कि आप गैर मजरूआ आम का रजिस्ट्री नहीं कीजिए? अगर दिया है तो वहाँ जाके पता लगाइए, उससे मांगिए, उसका कॉपी लीजिए, स्थानीय अधिवक्ता से दिखाइए, और आप अपना जमीन का कागज गैर मजरूआ था
लेकिन अब आपका रईती है, इससे संबंधित आप अपना दिखाइए कागज और उसको आवेदन दीजिए। रोक लगते हुए भी आपका अगर कन्विंस हो जाएगा तो रजिस्ट्री हो जाएगा, एक कारण। दूसरा, अगर वो नहीं मानता है तो DCLR के आवेदन दीजिए, वो सब दरखास्त दीजिए कि हमारा तो गैर मजरूआ जमीन था पहले, लेकिन अब तो हमारा रईती हो गया, आप इस पर घोषणा कर दीजिए कि रईती जमीन है, तो उससे घोषणा करा लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगा। तीसरा विकल्प है कि वो चिट्ठी का अगर नकल मिलता है तो आप उन नकल को लेकर के टाइटल सूट में सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं कि उसको निरस्त कर दिया जाए। अगर वहाँ सुविधा नहीं है आपको तो आप हाई कोर्ट में आके रिट फाइल कर सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, रोक नहीं सकता, उसको रोकने का पावर नहीं। अब इसके अलावा तो प्रश्न नहीं है। दो व्यक्तियों ने, एक दीपक जी हैं और एक राजा राम ने ये अपना उद्गार व्यक्त किया है। एक दीपक जी ने चरण स्पर्श किया है, उनको मेरा पूरा आशीर्वाद। और राजा राम जी ने लिखा है सिर्फ जबरदस्त। अब वो वीडियो सुन करके उनको अच्छा इंप्रेशन लगा, इसलिए उन्होंने अपना उद्गार लिखा है जबरदस्त। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है रवि कुमार जी का, जो रिसेंट है। इन्होंने लगातार 5-6 प्रश्न किया है रवि कुमार जी, आज भी उन्होंने प्रश्न किया है और अलग अलग समय में अलग अलग, और पहले भी इन्होंने प्रश्न बराबर किया है। तो एक 1 बाई 1 रवि कुमार जी का प्रश्न लेते हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार कितना रख सकता था, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जमींदार के वंशज से 1964 में जमीन खरीदे और लोक शिकायत में केस किया है, क्या करें? तो ये 2 प्रश्न का एक साथ उत्तर दे सकते हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार कितना रख सकता था, यह प्रश्न अपने आप में भेद है। जमींदार को जमीन रखने में कोई लिमिटेशन नहीं था। जमींदार के पास जितना जमीन था अपना जमीन, उसका कौन था? गैर मजरूआ मालिक जमीन, गैर मजरूआ खास जमीन, निज जोत जमीन, बकास जमीन, जो भी था उसके पास वो सब रख सकता है टोटल, उसको कोई लिमिट नहीं था। फर्क क्या हुआ कि जब जमींदारी चली गई तो वो जमीन उसका रईती हो गया, वो अपने खुद रैयत बन गया, जिस जमीन का जमींदार था। अब बिहार सरकार जमींदार हो गया, तब बिहार सरकार को लगान देगा, लगान निर्धारित करावेगा, लगान नहीं निर्धारित हो रहा था तब। उसी के लिए फॉर्म M, फॉर्म L और फॉर्म K है, जो रूल्स में बता चुके हैं उसके बारे में। दूसरा, आपने लिखा है कि हम 1964 में ज़मीन खरीदे हैं। अब ज़मीन खरीदे हैं तो उसमें क्या विवाद है, तो आप बता दें लोक शिकायत में केस कर दिए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि लोक शिकायत में छोटा मोटा मामला का निपटारा हो जाता है। लोक शिकायत निवारण का जो प्राधिकरण है उसको कानूनी अधिकार नहीं है फैसला करने का। वो नीचे के पदाधिकारी के ऊपर का पदाधिकारी शिकंजा कसता है, उससे सवाल पूछता है कि आप देर क्यों कर रहे हैं, इनका काम करने में क्यों देर कर रहे हैं। तो जिस पदाधिकारी को वो अधिकार है, जैसे मान लिया अंचल अधिकारी को अधिकार है कि वो काम करे, आपने आवेदन दिया और वो देर कर रहा है तो आप SDO को करेंगे, उसका उच्च पदाधिकारी है। SDO देर कर रहा है तो कलेक्टर को करेंगे। समय समय पर उन लोग को मीटिंग होती है या आपको डेट पड़ेगा, उस पर सुनवाई होगी, आप स्वयं जाइएगा, वकील रखने का जरूरत नहीं है, कोर्ट फीस टिकट देने का जरूरत नहीं है, वकालतनामा देने की जरूरत नहीं है। तो वो समझेगा कि वो गलत है या नहीं आ रहा है। बहुत बार तो ऐसा भी केस आया मेरे पास, इस शो कॉज के लिए बुलाया, CO को CO गया ही नहीं तो फाइन कर दिया। तो फाइन करने का अधिकार उसको है, उसके खिलाफ रिमार्क करने का अधिकार है, लेकिन उससे आपका समाधान नहीं होगा और कोई फैसला आपको नहीं देगा। अगर कोई आपको गिरभांस है तो वहाँ पर अरवल में आप वकील से अपना, जहाँ पर आप रहने वाले हैं वहाँ पर दिखाइए वकील से और स्थानीय स्तर पर उसका काम कीजिए। तो दोनों प्रश्न का जवाब हुआ। उसके बाद आपका एक प्रश्न है कि पटना में कहता है कि 28-29 का रिटर्न जमाबंदी है और 56 का नहीं है। तो देखिए ये भी प्रश्न आपने बिना समझे बुझे पूछ दिया और जो आपको बताया वो भी बिना समझे बुझे बता दिया। जब जमींदारी गई 50 में तो 28-29 में रिटर्न कैसे फाइल होगा? तो रिटर्न भी कई तरह का होता था, इसलिए आपको कन्फ्यूजन है। ये जो जमींदारी उन्मूलन के समय गया इसको बोलते हैं रिटर्न जमाबंदी या अंग्रेजी बोलते हैं वेस्टिंग रिटर्न। तो ये 50 के बाद हुआ। सबसे पहले बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे उन लोग का गया, उनका 51-52 या 52 में शुरू हुआ है गजट होना। तो 52 से लेकर के 53 तक बड़े बड़े लोग का गया। उसका 54, 55, 56, 57 में धीरे धीरे करके छोटे 57
तक आखिरी 57 के मार्च वगैरह तक सारे जमींदार का नोटिफिकेशन हो गया था। तो यानी कि 52 से शुरू हुआ, 5 साल तक प्रक्रिया चली, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। तो ये जो जमींदार ने दिया कानून में, उसकी बाध्यता थी कि आपको रिटर्न देना है, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग रिटर्न, रिटर्न जमाबंदी। और 28-29 में जो जमाबंदी होता था उसका एक अलग कानून है, वो सेस एक्ट बोलते हैं, उसके अंदर का रिटर्न दिया जाता था, जिस रिटर्न को बोलते हैं रोड सेस रिटर्न। तो वो 28-29 का वो रिटर्न है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आज उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, जमीन से संबंधित उसका कोई महत्व नहीं। अगर ये सवाल उठेगा कि अमुक आदमी इस समय जमींदार था कि नहीं, तो उसको पहचान के लिए वो रोड सेस रिटर्न से देखा जा सकता है कि कौन जमींदार रोड सेस रिटर्न दिया था। तो ये भी प्रश्न आपका हल हो गया। उसका आज का उनका ताज़ा प्रश्न है कि इनका जमींदारी के पहले भी रसीद कटता था, जमींदारी के बाद भी रसीद कटता था, हुक्मनामा था लेकिन गुम हो गया, जमाबंदी भी बना हुआ है, और कुछ प्लॉट मालिक गैर मजरूआ है, मकान मय सहन है। तो क्या जमीन रहती है कि नहीं? आपके पास सब कुछ सही है, आपको बैल मुझे मार क्यों दर्द हो रहा है, आपको कोई गड़बड़ी नहीं। आप पर कोई क्लेम करेगा, कोई आपके खिलाफ दावा करेगा, तब आप जवाब दीजिएगा। हुक्मनामा अगर खो गया तो उससे आपका राइट खत्म नहीं होता है, हुक्मनामा से टाइटिल नहीं होता है, रसीदें असली चीज़ है। तो जमींदारी का रसीद है ये तो हो जाएगा, आप कहीं भी लिख के दे सकते हैं कि हुक्मनामा था मेरा खो गया, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पहले का रसीद बाद का रसीद है, जमाबंदी है, ये सफिशियंट है। तो आपका रैयत है। अब मकान मय सहन, तो मय सहन का मतलब क्या होगा? परती जमीन। तो बहुत से आदमी के मकान के साथ आगे में परती रहता है, या मकान के बीच में, पहले गांव में मकान जो होता था तो उसमें बीच में आंगन रहता था, चारों तरफ हो सारा उसका कमरा, तो आंगन को भी सहन कहीं कहीं बोलते हैं। तो वो मकान का ही पार्ट हो गया। तो मकान का लगान नहीं लगता है अलग से, लेकिन वो भी आपका रैयती है, रैयत का है। तो रैयत का जिस खाता में आपके पास मान लीजिए कि 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ का सबका लिखा हुआ रहेगा लगान जमीन का, खेती वाला। और लास्ट में आपका मकान अगर लिखा रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा मकान मय सहन, किता 1, किता 2, किता 5, और बगल में लिखा रहेगा बेलगान। तो रैयत का मकान है। हाँ, कुछ ऐसे लोगों का मकान होता था जिसके पास एक धूर भी खेती का जमीन नहीं है, तो वो सब मकान जो होता था वो बेलगान खाता जमींदार का रहता था, गैर मजरूआ मालिक बेलगान खाता, उसमें बकब्जे करके रैयत का नाम लिखा रहता था, या अलग से भी खतियान रह सकता था। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। इस प्रकार अब तक के, आज तक अप टू डेट सारे प्रश्न, लगभग 20-22 प्रश्नों का मैंने समाधान कर दिया है। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होंगे, और जिनको जिस प्रकार से इससे लाभ उठाना है लाभ उठाएंगे। और जो शुरू में हमने अनुरोध किया आप लोगों से, और जो एक तरह से मेरा दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से आप आगे प्रश्न करेंगे, और खामखा बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और प्रश्न करने के पहले आप टॉपिक खोज लेंगे, सब्जेक्ट वाइज, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिख देते हैं लेक्चर के। और ख़ास करके जब हमको समय मिलता है तो स्पेशली आप लोग के डिमांड पर ही ये सब टॉपिक चुन करके अभी लैंड लॉ का चल रहा है। और ये भी आपको सूचित कर रहे हैं कि लैंड लॉ का अभी लेक्चर कम से कम 20, 25, 30 लेक्चर भी आएगा। तो इसलिए आप लोग लगातार इसको सुनते रहिए, और जो वीडियो सुनिएगा, जिस लेक्चर का सुनिएगा, उसको शुरू से आखिर तक सुनिएगा। और अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों, परिवारों के अन्य सदस्यों को इसका बारे में जानकारी दीजिएगा, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, और हम अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय आप लोग के लिए बचा के आप लोग का ज्ञान वर्धन कर सके। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।